एक गांव में हेमलता नाम की बूढ़ी विधवा महिला रहा करती थी। हेमलता अपने घर के बाहर खड़ी थी कि तभी एक कमजोर लड़का हेमलता के पास आकर कहता है, भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो माँ जी, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तुम तो शक्ल से भिखारी नहीं लगते। मैं भिखारी नहीं हूँ, कुछ समय पहले मेरा व्यापार ठप पड़ गया। मेरे माता पिता की भी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। मैं अनाथ हो गया। मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता हूँ, लेकिन पिछले कुछ समय से मैं बीमार चल रहा हूँ, इसलिए मेहनत मजदूरी नहीं कर पा रहा। उस कमजोर लड़के की बात सुनकर हेमलता को तरस आ गया। हेमलता तुरंत रसोई से कुछ भोजन निकालकर उस लड़के को पकड़ाती हुई कहती है, ये लो बेटा, पेट भर कर खाना, और हाँ, अगर दोबारा भूख लगे तो यहाँ पर चले आना। हेमलता की बात सुनकर वो लड़का वहाँ से चला गया। हेमलता मुस्कुराती हुई अपने घर के अंदर गई ही थी कि तभी उसकी बहू राधा क्रोधित होकर हेमलता से कहती है, ये क्या नौटंकी लगा रखी है माँ जी? एक तो वैसे ही महंगाई आसमान छू रही है, ऊपर से आप रसोई से भोजन निकालकर लोगों को मुफ्त में बांट रही हैं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम बहू? वो बेचारा भूखा था और भूखे को खाना खिलाना हमारा कर्तव्य है। अगर इतना ही कर्तव्य निभाना है तो खुद 4 पैसे कमाकर घर पर क्यों नहीं लाती? जब 4 पैसे कमाओगी तो तुम्हें भी पता लग जाएगा कि पैसे कमाना कितना मुश्किल काम होता है। वैसे भी मेरे पति दिन रात मेहनत फिजूल खर्च के लिए नहीं करते। तुम्हारा पति बनने से पहले मेरा बेटा है, और मत भूलो, मैंने और मेरे स्वर्गवासी पति ने दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया है और उसे कमाने के लायक बनाया है। अगर ऐसा किया भी है तो कोई एहसान नहीं किया है। हर माता पिता अपनी संतान के लिए यही करते हैं। मुझसे ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है बहू। वैसे भी इस उम्र में आकर भी मैं सुबह दोपहर शाम का भोजन स्वयं ही बनाती हूँ। अच्छा, तो मुझे जता रही हो? जता नहीं रही हूँ बहू, तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि मैं अभी मुफ्त का नहीं खाती, और मैंने उस गरीब को भोजन भी अपने हिस्से का दिया है। मैं आज दोपहर का भोजन नहीं करूंगी। इतना कहकर हेमलता अपने कमरे के अंदर चली गई। शाम को जैसे ही राधा का पति राजेश घर पर आया, राधा बुरी तरह से क्रोधित होकर राजेश से कहती है, सुनिए जी, मैं और माँ जी अब एक साथ नहीं रह सकते। अब क्या हुआ राधा? क्या हुआ? अरे ये पूछो क्या नहीं हुआ? तुम इतनी मेहनत से काम करते हो, तब कहीं जाकर हमारे घर पर अच्छा भोजन बनता है, मगर माँ जी वही भोजन गरीबों को मुफ्त में बांट देती हैं। ये सुनकर राजेश बुरी तरह से क्रोधित हो गया और सीधा अपनी माँ के कमरे में गया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ माँ? लगता है बहू ने तेरे कान भर दिए हैं बेटा। बस करिए माँ, जब से मेरा विवाह हुआ है तब से मैं हर रोज आपकी शिकायत सुनता हूँ। अब फैसले की घड़ी आ गई है। कैसा फैसला? देखिए माँ, वैसे भी मेरा कामकाज पिछले कुछ समय से सही नहीं चल रहा, और ऊपर से घर के खर्च भी बहुत ज्यादा हैं। अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ गई है। साफ साफ बोल बेटा, तू कहना क्या चाहता है? यही माँ कि अब मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकता। आप वृद्धाश्रम जाने की तैयारी कर लीजिए। राजेश की बात सुनकर हेमलता की आंखों में आंसू आ गए। वाह बेटे वाह, क्या इसी दिन के लिए मैं और तेरे पिता ने पाल पोस कर तुझे बड़ा किया था? तुझे अब अपनी माँ का 2 वक्त का खाना भी भारी लगने लगा है ना? क्या इसीलिए मैंने अपने पति से जिद की थी कि ये मकान वो तेरे नाम कर दे? मैंने तेरी खुशी के लिए क्या क्या नहीं किया राजेश। अगर आपको लगता है कि आप इस तरह की इमोशनल बातें मेरे सामने करेंगी और मेरा मन बदल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं फैसला कर चुका हूँ। आप या तो वृद्धाश्रम जाइए या फिर इस घर को छोड़कर चले जाइए। इतना कहकर राजेश वहां से चला गया। अगली सुबह हेमलता अपने घर से बाहर निकल गई और अपने घर से बहुत दूर जाकर एक पेड़ के नीचे फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, हम अपनी संतान को पालने के लिए क्या क्या नहीं करते,
और बड़ी होकर वही संतान हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती है। क्या मैंने एक भूखे को खाना खिलाकर बहुत बड़ा पाप किया है भगवान। तभी हेमलता के कानों में पीछे से एक लड़के की आवाज टकराई। हेमलता ने जैसे ही पलटकर देखा तो पीछे वही कमजोर सा लड़का खड़ा था जिसे उसने एक दिन पहले खाना खिलाया था। कुछ नहीं बेटा, बस अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। नहीं माँ जी, बात कुछ और है। मैंने अभी सुना कि आप भगवान से कुछ शिकायत कर रही थी। हेमलता फूट फूट कर रोने लगी और उसे सारी घटना बताने लगी। सच तो ये है कि जिनके पास माँ होती है उन्हें उनकी कदर नहीं होती। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। नहीं नहीं बेटा, तुम वैसे भी परेशान हो, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। आपने ऐसा कहकर मेरा दिल तोड़ दिया माँ जी। कल मैं बहुत ज्यादा परेशान था, परंतु आज नहीं। मैं घर पर अकेला रहता हूँ, मुझे भी अपनी माँ की बहुत याद आती है। आप मेरे साथ रहेंगी तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे भगवान ने मुझे एक और माँ दे दी। हेमलता उसके साथ उसके घर पर आ गई। कुछ देर बाद वो लड़का बाजार से सब्जी और थोड़ा सा आटा ले आया और हेमलता से बोला, कल मैंने आपके हाथ का भोजन खाया था तो उंगलियां चाटता रह गया था। आज मैं फिर खाना चाहता हूँ। हेमलता मुस्कुराते हुए भोजन तैयार करने लगी। भोजन खाकर वो लड़का उंगलियां चाटते हुए बोला, आपने खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है माँ जी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हारा नाम अब तक पूछ ही नहीं पाई। मेरा नाम किशन है माँ जी। आप कोई ढाबा या होटल क्यों नहीं खोल लेती? बेटा, ढाबा या होटल पैसों से खुलता है। किशन गहरी सोच में डूब गया। क्या सोचने लगे बेटा? कुछ समय पहले मैं मुंबई गया था। वहाँ पर मैंने एक अजीब सर्विस देखी। वहाँ पर काम करने वाले व्यक्तियों को टिफिन के द्वारा खाना सप्लाई किया जाता है। तो तुम कहना क्या चाहते हो? क्यों ना माँ जी, आप भी गांव में टिफिन सर्विस शुरू कर दें। आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। गरीबों के लिए टिफिन की कीमत 1 रुपया रखिए और जो गरीब नहीं है उनकी कीमत 100 रखिए। लेकिन किशन, हमारे टिफिन को कौन खरीदेगा? आप उसकी चिंता मत कीजिए। आजकल ऑनलाइन का दौर है। मैं ऑनलाइन बिजनेस का सारा सेटअप कर दूंगा। और उसके लिए ये धन कहाँ से आएगा? माँ जी, मैं अपना घर गिरवी रख दूंगा। तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? माँ जी, आप इन दुनिया वालों को दिखा दीजिए कि एक औरत के अंदर कितनी शक्ति होती है। वो अगर बूढ़ी भी हो जाए तो भी वो दुनिया वालों को झुका सकती है। किशन की बात सुनकर हेमलता के अंदर आत्मविश्वास जाग उठा। अगले दिन किशन अपने घर के कागज गिरवी रखकर उसके बदले में कुछ रुपए उठाकर बाजार से बहुत सारा राशन खरीद कर ले आया। हेमलता भोजन बनाने में जुट गई और किशन भोजन को टिफिन में पैक करने लगा। किशन, कहीं ऐसा ना हो कि सारा का सारा भोजन बेकार चला जाए। चिंता मत कीजिए माँ जी, मैंने बढ़िया टिफिन सर्विस वेबसाइट बनाकर टिफिन की कीमत सेट कर दी है। मुझे विश्वास है कि कुछ ही देर में फोन की घंटी बजने लगेगी, क्योंकि अब गांव वाले भी मोबाइल रखते हैं। तुम्हारी बात सही है बेटा, लेकिन गरीब मोबाइल नहीं रखते। किशन ने इतना कहा ही था कि तभी उसके फोन की घंटी बज उठी। किशन मोबाइल की स्क्रीन पर देखकर खुशी से चहकता हुआ हेमलता से कहता है, माँ जी, हमें अपना पहला ऑर्डर मिल गया है। पहली बार में ही हमें 5 टिफिन का ऑर्डर मिला है, वो भी गांव की पुलिस चौकी से। किशन टिफिन अपनी साइकिल पर रखकर सीधे अपने गांव के थाने की ओर चल दिया। कुछ देर के अंदर किशन थाने के अंदर खड़ा था। एक पुलिस वाला किशन से कहता है, अरे भाई, हमने मोबाइल पर तुम्हारी बढ़िया टिफिन सर्विस का ऐड देखा, इसीलिए सोचा कि टिफिन मंगा कर देखते हैं कि तुम 100 रुपए में क्या खिला रहे हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं साहब, एक बार खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कुछ देर में पुलिस वाले ने टिफिन के अंदर रखा हुआ भोजन खाया। एक पुलिस वाला किशन से कहता है, भाई, टिफिन खाकर तो हमें मजा आ गया। इतना स्वादिष्ट भोजन तो हमें घर में भी नहीं मिलता। क्या तुम रोज थाने में टिफिन लेकर आ सकोगे? हाँ हाँ साहब, क्यों नहीं। वैसे ये भोजन किसने बनाया है? मेरी माँ ने।
कुछ दिनों में हेमलता का टिफिन सर्विस बुढ़िया की टिफिन सर्विस के नाम से आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध होने लगी और किसी को भी अगर भूख लगती तो वो तुरंत बुढ़िया टिफिन बॉक्स के नंबर पर फोन घुमा देता। ये सब देखकर उस इलाके की कलेक्टर सुमित्रा अपनी सेक्रेटरी से कहती है, आखिर ये बुढ़िया टिफिन बॉक्स का चक्कर क्या है? कलेक्टर साहिबा, एक बूढ़ी औरत जो अपने कमजोर बेटे के साथ रहती है, ये कंपनी उसी की है। क्या आपने कभी उसके टिफिन का स्वाद चखा है? नहीं? तो फिर आपको उसके टिफिन का स्वाद चखना ही चाहिए। आपको उनके खाने में घर के खाने की महक महसूस होगी। अपनी सेक्रेटरी के कहने पर सुमित्रा ने बुढ़िया टिफिन बॉक्स से एक टिफिन मंगवाकर जैसे ही भोजन खाया, वो खुशी से अपनी सेक्रेटरी से बोली, इस बूढ़ी औरत के हाथों में तो जादू है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मैंने सुना है कि ये गरीबों को केवल 1 रुपए में टिफिन देती है। मैं इस बूढ़ी औरत से जरूर मिलने जाऊंगी। अगले दिन कलेक्टर सुमित्रा हेमलता से मिलने पहुंच गई। तुमने इस उम्र में ये सब कुछ करके साबित कर दिया है कि औरत कभी किसी से कमजोर नहीं है। मैं तुम्हारी बुढ़िया टिफिन बॉक्स कंपनी को सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए का चेक देती हूँ। कलेक्टर 50 लाख रुपए का चेक देकर वहां से चली गई। कुछ ही दिनों में किशन के घर की जगह एक आलीशान हवेली बनी हुई थी और अब वहां पर हेमलता का हाथ बटाने के लिए बहुत सारे लोग भी उपलब्ध थे। एक दिन हेमलता किशन से बातें कर रही थी कि तभी वहां उसकी बहू राधा और बेटा राजेश आ गए। माँ, आप हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझसे भूल हो गई बाजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको घर ले जाने के लिए आया हूँ। तुम दोनों यहाँ पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा सकती। मैं अपने दूसरे बेटे के साथ ही अपना जीवन बिताऊंगी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? आपका तो बेटा सिर्फ मैं हूँ ना? नहीं राजेश, मेरा एक बेटा और भी है जिसने मुसीबत में मेरा साथ दिया। मैंने इसे केवल 1 वक्त का खाना खिलाया था और इसने इसके बदले में मुझे अपनी माँ बना लिया और तुम्हें मैंने पाल पोस कर बड़ा किया। खुद भूखी और प्यासी रहकर तुम्हें पढ़ाया लिखाया और तुमने 1 वक्त के भोजन के लिए मुझे वृद्धाश्रम जाने के लिए कह दिया और यहाँ तक कह दिया कि तुम मेरा खर्चा नहीं उठा सकते। मैं नहीं आ सकती। मैं जानती हूँ तुम्हें यहाँ मेरी याद खींचकर नहीं लाई, बल्कि मेरी प्रसिद्धि और दौलत यहाँ पर खींचकर लाई है। तुम दोनों जा सकते हो। हेमलता की बात सुनकर राजेश और राधा मुंह लटकाकर वहां से चले गए और देखते ही देखते हेमलता का बुढ़िया टिफिन सर्विस सारे देश में प्रसिद्ध हो गई।